हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, हर एक चीज का सफाया आज की क्लास में होने वाला है, क्योंकि आज हम सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे और इस वन शॉट को कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों की भी समस्या है कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, वो समस्या आज की क्लास को देखने के बाद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चीजें आपको बिल्कुल पक्की कंप्लीट, एक तरह से आप कह सकते हो याद हो जाएं, इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीजें आसान लगें, सरल लगें, ठीक है ना। और जिन भी लोगों को परेशानी हो रही थी, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, ये फिर फिजिक्स कठिन लग रही है, जो भी परेशानी हो रही है, आप नीचे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको एक एक टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ये मेरी आपसे एक विनती है कि आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या होता है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर, ठीक है ना। वैद्युत आवेश, जिसमें हम लोग आवेश की बात करेंगे, जिसमें हम लोग चार्ज की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। उससे इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपके चैप्टर की एबीसीडी पता होनी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से। क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश। आई माने क्या होता है, आई माने होता है धारा। टी माने क्या होता है, समय। Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी, क्यू आई टी, ठीक है ना। क्यों आई थी वो नहीं, क्यू आई टी। क्यू माने आवेश, आई माने धारा, टी माने समय। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो क्या होता है, चैप्टर आसान हो जाता है। अब देखो आवेश में क्या होता है, जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश आपका होता है धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, एक आपका होता है ऋणावेश, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव आदमी होता है, एक नेगेटिव आदमी होता है, दो तरह के आदमी होते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है। ये अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है कि दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर करते हैं, एक पॉजिटिव कर दें, दूसरा भी पॉजिटिव कर दें, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, ठीक है। अगर एक नेगेटिव कर दें, एक और नेगेटिव कर दें, तो भी एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, ठीक है ना। प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। और अगर ये दोनों कैसे हो, अलग अलग हो, एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हो सकता है पता हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का, ताकि आपको चैप्टर क्या लगे, आसान लगे। और जिसने आज की क्लास को पूरा एंड तक देख लिया, इसके लिए पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और प्लीज आपसे एक बार दोबारा कहता हूं, कमेंट करके जरूर बताना कि चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। काफी मेहनत करूंगा, काफी बढ़िया तरह आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो क्या होता है, विद्युत बल संबंधी जो कूलाम का नियम है, कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने जो बताया उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। क्या बात सुन लो, देखो यहां पर हमने क्या लिया, एक क्यू लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक आवेश लिया, एक आवेश यहाँ पर एक और ले लिया, इसको Q1 नाम दे दिया, इसको हमने Q2 नाम दे दिया। हमने कितने आवेश लिए, दो आवेश लिए, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। और जिस दूरी पर रखे हैं उस दूरी को हमने नाम दे दिया R। कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं। मैंने क्या कहा, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। मैंने कुछ नई बात कही क्या, नहीं कही। मैंने ये कहा कि एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। अब देखो जरा कूलाम ने क्या कहा, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम एक वैज्ञानिक है, उन्होंने नियम दिया। क्या नियम दिया, तो देखो, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, कोई दो आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, नहीं पता भैया ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है, हमें नहीं पता। तो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, बल जो होता है उनके गुणनफल के समानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है बल, यानी कि F, यानी कि फोर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, जिसे कहते हैं समानुपाती। जो ये चील बेलुआ बनाते हैं, अब आप कहोगे चील बेलुआ कह रहे हैं, ये चील बेलुआ नहीं, ये समानुपाती होता है। बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जब भी हम इसके सामने कुछ लिख दें, जैसे कि जो बल है वो समानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, इस प्रकार से होता है। अब जैसे मैं कर दूं A समानुपाती B, यानी कि A समानुपाती है B के, A जितना बड़ा B उतना बड़ा हो जाएगा, A जितना छोटा होगा B उतना छोटा हो जाएगा, A में जितनी पावर होगी उतनी पावर B में होगी। यही मतलब होता है समानुपाती का, समझे इस चीज को, ये होता है समानुपाती। अब इस समानुपाती को कभी कभार हम लोग क्या कह देते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कह देते हैं। तो समानुपाती कहो या अनुक्रमानुपाती कहो, दोनों ही एक ही बात होती है। अब आप कहोगे इतनी धीरे धीरे क्लास चल रही है, चलने दो,
हमें लंबा चलना है, क्लास को लंबा लेके जाना है ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर होती चले। बिल्कुल मैं आपको कह सकते हो आप बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर ये क्या है, समानुपात, ए समानुपाती है बी के, ठीक उसी प्रकार से बल समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, ठीक है। लेकिन अब आपको एक नई चीज समझनी होगी, हमने समानुपाती का चिन्ह तो वही रहेगा, लेकिन अगर हम कोई चीज बट्टे में लिख दें, जैसे कि बी लिख दें, यहाँ पर ए लिख दें, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ कि केवल समानुपाती और जो आपका व्यतिक्रमानुपाती है इसको समझाने के लिए। अब अगर कोई चीज इस चिन्ह के बटे में लिखी होती है तो वो व्यतिक्रमानुपाती होती है। अगर मान लो ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, अगर बी का मान बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा, मतलब ये उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये व्यतिक्रमानुपाती है। तो आपको ये चीज समझनी होगी, ये तो समानुपाती है लेकिन ये आगे क्या कह रहा है, गुणा समानुपाती होता है तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के बीच की कितनी दूरी है उसका जो वर्ग है, अरे भैया दूरी, ठीक है, दूरी का जो वर्ग है, यानी कि यहाँ 2 लगा दिया, दूरी का जो वर्ग है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यतिक्रमानुपाती कहेंगे। तो दूरी कितनी है, दूरी r है, दूरी कितनी है, दूरी r है, तो हम कर सकते हैं r स्क्वायर, कर सकते हैं ना r का वर्ग, तो ये r के वर्ग के क्या है, व्यतिक्रमानुपाती, ये क्या है, व्यतिक्रमानुपाती है, ये क्या है, समानुपाती है, ये क्या है, व्यतिक्रमानुपाती है, ये क्या है, समानुपाती है। ऐसे आपको समझने का प्रयास करना है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसको बिल्कुल अगर मैं अच्छी तरह लिखने का प्रयास करूं तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू नहीं, समानुपाती, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, लिख दिया। अब क्या होगा, तो अब ये होगा F इज इक्वल टू, जब समानुपाती हटाते हैं तो ये नियंत्रक लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या नियंत्रक लगेगा, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्या है, तो ये है क्या है, ये नियंत्रक है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मात्रक है वो भी कुछ अलग है, हटके है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी जो वैल्यू है, जिस पूरे की वैल्यू है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर केवल एप्सिलॉन 0 की, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम में आएंगी और आगे आगे हम देखेंगे तो उसमें भी काम में आएंगी, चीज़ों में काम में आने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो आपका ये एप्सिलॉन 0 है, इसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को, ये एप्सिलॉन 0 होता है, इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, आपको नाम याद रखना है क्योंकि जब आगे क्लास आएंगी ना तो एक संबंध आएगा, बताएंगे, नो टेंशन, ठीक है। अभी तो इतना समझो, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू ये, इसका एक मात्रक भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या है, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। और जो आपका एप्सिलॉन 0 है, केवल जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक इसका उल्टा हो जाता है, सॉरी यहाँ पर कूलम स्क्वायर आएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब जो आपका वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, उसका मात्रक यानी कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक इसका उल्टा हो जाता है, कूलम स्क्वायर पहले आ जाता है, कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर, फिर आ जाता है, अब फिर आ जाता है प्रति न्यूटन मीटर, ठीक है, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दोनों के मात्रक और दोनों की वैल्यू याद रखनी है, मैंने आपको यहाँ पर डिटेल करके बता दी है। तो बताओ, एक बार बताओ, जहां भी बैठ के इस क्लास को देख रहे हो एक बार बोलो, तभी तो मजा आएगा। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, क्या होता है, बीच लगने वाला का प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उनके गुणनफल के समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है ना, और गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती यानी कि R स्क्वायर के व्यतिक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही आपका कूलाम का नियम है। तो ये F इज इक्वल टू, अरे यहाँ पर साफ साफ लिखता हूँ एक बार, ठीक है, फिर आप कहोगे साफ साफ नहीं लिखा, मजा नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर साफ हो या ना हो, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल साफ तरीके से छप जाना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 में R स्क्वायर, ये आपका क्या है,
कूलाम का नियम है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर दो आवेश थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, इन दो आवेशों के बीच में कोई एक क्या लगाते हैं भैया, कोई एक दीवार लगाते क्या, नहीं, इन दोनों आवेशों के बीच में हम कोई एक पदार्थ रख दें। ठीक है, कोई एक पदार्थ रख दें तो क्या होगा, जब हम के आप बीच में, जब दो आवेशों के बीच में जब हम कोई पदार्थ रख देते हैं तो क्या होता है, इन दो आवेशों के बीच की दूरी जो होती है, देखो समझो इस चीज को, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो क्या होगा यहाँ पर, जो तब क्या होगा, समझो इस चीज को, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो हम उसको के मान लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कोई हमने चीज रख दी तो हम उसकी वैल्यू मानेंगे, कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो हम इसकी पहले वैल्यू मानेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ रख दिया तो यहाँ पर हम कर देंगे इसकी वैल्यू मान लेंगे के। ठीक है, अगर के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम के लग देंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से दर्शा देंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूले में के लगा देंगे बस। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है तो, अगर परावैद्युत पदार्थ की वैल्यू ही 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो वहां से के एक तरह से गायब भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है, ज्यादा इतना झंझट पे पड़ना नहीं है, चीजों को सरल बनाते हुए चलना है, आसान बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो यही आपका कूलाम का नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अभी तक हमने कूलाम के नियम पर चर्चा करी, कूलाम के नियम को समझा, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अरे भैया, इसकी तीव्रता तभी तो पता करोगे, आपको यही नहीं पता वैद्युत क्षेत्र क्या है तो कैसे पता करोगे। समझो क्या होता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। चुम्बक होती है, चुम्बक देखी है आपने, चुम्बक तो सबने देखी है। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चुम्बक की चर्चा करेंगे, मैग्नेट की चर्चा करेंगे। तो यानी कि जो चुम्बक है और जो चुम्बक के चारों ओर का जो क्षेत्र है, यानी कि चुम्बक के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, जहां पर कोई अन्य चुम्बक एकदम से आती है, या तो वो एकदम से आके चिपक जाती है या एकदम से आके दूर भाग जाती है। आपने इस चीज को क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल किया होगा। तो यानी कि जो चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र, जहां पर कोई अन्य चुम्बक आकर्षण या प्रतिकर्षित होती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका आवेश होता है, मैंने क्या बोला, आवेश होता है। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, बार बार रिवाइज कराता रहता हूं मैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मान लो ये कोई आवेश है यानी कि क्यू है, तो जो ये जो आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र है, जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सारा ध्यान आपका इस क्लास पर होना चाहिए, पूरा आपका फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, चीजें आसान लगेंगी, चीजें सरल लगेंगी। और चीजें सरल लगेंगी तो आपको 95% नंबर लाने से फिजिक्स के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। उसके लिए मेहनत लगेगी, थोड़ा पेशेंस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो आवेश है और उस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, वही क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये हमने देख लिया, तो हमको पता चल गया है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो तीव्रता को मैं समझाऊंगा। कौन समझाएगा भैया, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे कि आपका मान लो, देखो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख दूं, उससे पहले आपको समझा देता हूं। देखो जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन में Q नॉट। अब आप कहोगे ये Q नॉट क्या होता है, ये तो हमने केवल Q को पढ़ा है, हम तो Q जानते हैं, Q माने आवेश होता है, लेकिन ये Q नॉट क्या होता है। अरे भैया बताऊंगा, तनिक सब्र तो करो। मैंने क्या कहा, 95 नंबर लाने के लिए पेशेंस लगेगा और हाँ मेहनत लगेगी, दो चीजें लगेंगी, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर Q नॉट या फिर आप क्या कहते हो Q0 पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो Q नॉट कहते हैं। ठीक है, तो Q नॉट का मतलब होता है परीक्षण आवेश। Q नॉट का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज।
जब किसी चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं, तो ये एक तरह का परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब ये परीक्षण आवेश क्या है, अब देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश रखा है Q। ठीक है, मुझको नहीं पता ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा कहीं से और उसको उसके पास लेके जाऊंगा। अब जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इसके पास में आके एकदम चिपक जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये, अगर मेरा टेस्ट चार्ज मॉडल प्लस है तो मैं समझ जाऊंगा ये माइनस है, क्योंकि ये आके चिपक रहा है, इसके ऊपर आकर्षित हो रहा है। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज दूर भाग जाएगा तो मुझे नहीं पता ये कैसा है, लेकिन मुझे पता चल जाएगा क्योंकि ये हमारा माइनस है और ये हमारा माइनस है, तो मुझे पता है कि माइनस माइनस दूर भागते हैं। ठीक है ना, तो मतलब टेस्ट चार्ज से कुछ नहीं होता है, एक अनुमान लग जाता है कि आवेश कौन सा है, हम आवेश का परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है टेस्ट चार्ज। ज्यादा मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, क्या फायदा आपको ज्यादा घुमाने से। अब समझो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, समझो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, बताओ, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कहते हैं। कुछ इसमें नया है, कुछ इसमें खास है क्या, बहुत आसान है। एकांक, जो भी चीज बटे में होती है उसको एकांक में पढ़ते हैं, ये चीज अभी से ही कंठस्थ कर लो। ठीक है, तो अब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या मुझे डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता है या नहीं, कमेंट करके बताओ। है आवश्यकता? आप नोट करते हुए चलना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और चीजों को लिखते हुए चलना, क्योंकि पेपर आने पे कोई मास्टरमाइंड काम में नहीं आएगा। हो सकता है वहां से आप न्यूमेरिकल वगैरह देख लो, लेकिन जो जो मैं करवाता जा रहा हूँ वो आप नोट करते जाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कहते हैं। बस सिंपल सा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे एकांक परीक्षण आवेश, पहले लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश यानी कि Q0 पर लगने वाले, यानी कि Q0 पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, तो जो आपका F है, यानी कि F का मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और जो आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब जो आपका मात्रक है वो आपको निकालना आना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। फिर इसका मात्रक पता होना चाहिए, फिर इसका मोल पता होना चाहिए, फिर इसके बटा में है तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा होती है MLT-3A-1। ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी विमा है, विमीय सूत्र है इसका, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी क्या है, विमा है। अब आप कहोगे कितना गंदा गंदा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके माइंड में चीजें याद होनी चाहिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, चीजें सरल होनी चाहिए। कमेंट जब आते हैं ना कि समझ में नहीं आया, कभी कभार कमेंट ऐसा आ जाता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं ना, एक अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैंने ढंग से नहीं समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गलती मेरी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना, नो टेंशन, आपको समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा क्लास को अच्छी तरह देखने का प्रयास करना है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ लिया हमने, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या होता है बताओ, तो देखो एकांक परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विमा क्या होती है, MLT-3A-1 इसकी विमा होती है। विमा कैसे निकालते हैं, आप कहोगे तो बना दूंगा क्लास। ठीक है, अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये आपके विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का वन शॉट है। अब एक कंफ्यूजन और रहता है, ये देख लो, कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा कि विद्युत होता है या फिर वैद्युत होता है। क्या लिखें,
तो मेरे भाई दोनों ही चीजें सही हैं, चाहे विद्युत का हो चाहे वैद्युत का हो, ठीक है, दोनों ही चीजें सही हैं। किताबों में कहीं विद्युत है कहीं वैद्युत है, कंफ्यूज नहीं होना इन छोटी मोटी चीजों में, दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, इतना ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग देखेंगे क्या होती हैं आपकी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं को समझेंगे, यही आपको इतना ही करना है, इतना ही समझना है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको नहीं लिखवाई, आपको याद हो गई इसलिए नहीं लिखवाई, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या होता है आपकी वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो देखो वैद्युत बल रेखाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और बनता है, अभी बताऊंगा क्या बनता है, पहले समझो कि आपकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं ही क्यों, देखा जाए तो आपका वैद्युत क्षेत्र भी काल्पनिक ही है, क्योंकि देखो उसको आपने देखा है क्या, हम उसको क्या देखो मतलब वो आपकी आंखों, वो अपनी आंखों से आप देख सकते हो क्या, उसे नहीं देख सकते। आप महसूस कर सकते हो कि आपके वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है, आकर्षित हो रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है, आप उसे महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। बिल्कुल ईजी सटीक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ये काल्पनिक रेखाएं जो कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसका जो प्रदर्शन करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे पेपर में, इसके गुण पूछेगा। तो गुण क्या है वो समझो। देखो जैसे कि यहाँ पर एक प्लस आवेश है, एक आपका धनावेश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से गति करती हैं, ऐसे निकली ऐसे गई, ऐसे निकली ऐसे गई, ऐसे निकली, ठीक है। आप समझ लेना, ये थोड़ा लिखा हुआ है ना, अरे छोड़ो चलो, ऐसे निकली ऐसे गई, ठीक है, ऐसे निकली ऐसे गई, इस प्रकार से गति करती है। कौन, आपकी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो आपका जो इसके गुण हैं वो आपको समझने हैं। तो इसका पहला गुण है, ये लिखा हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी, देखो कौन काट रहा है, किसी को नहीं काट रहा, कोई किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने धनावेश ऋणावेश की ओर जा रही हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी किसी रेखा को नहीं काटती हैं। लेकिन यहीं से यहाँ पर एक लफड़ा पड़ जाता है। क्या लफड़ा पड़ जाता है, तो देखो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों, लगा दो इसके आगे, बन गया क्वेश्चन। आपके पेपर में पूछेगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को न काटती नहीं है, क्यों, क्यों पूछेगा, क्यों नहीं काटती है, बताओ भैया क्यों नहीं काटती है। पेपर में क्वेश्चन आया है तो समझो क्यों नहीं काटती हैं। जैसे कि मान लो आपकी एक वैद्युत बल रेखा ये रही, एक वैद्युत बल रेखा ये रही, ठीक है, एक ये रही एक ये रही, इनने एक दूसरे को काट दिया, और जिस बिंदु पर काटा, ये बिंदु पर काटा, इस बिंदु को हमने कह दिया कटान बिंदु। क्या कह दिया, कटान बिंदु कह दिया। तो जब इन दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर इनकी दो दिशा हो जाएगी, एक दिशा ये रही एक दिशा ये रही, दो दिशा हो जाएंगी, और जो कि संभव ही नहीं है, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशा संभव ही नहीं है। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। ये आपको लिख देना है, इसका छोटा सा ही अंतर है, मतलब छोटा सा आप कह सकते हो एक क्यों वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं काटती। तो इसलिए नहीं काटती क्योंकि जब एक दूसरे को काटेंगी तो इसके कटान बिंदु से इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है, यही कारण है इसलिए नहीं काटती हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तीसरा पॉइंट दे रखा है, ये वृत्ताकार होती हैं, कैसी हैं, ये वृत्ताकार हैं। चौथा पॉइंट है, ये लंबी तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ये लंबी तनी हुई डोरियों की तरह होती हैं जो कि सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। वैसे इसके और भी अंतर और भी आपके गुण हो सकते थे, लेकिन जो चार इंपोर्टेंट गुण और सरल गुण थे वो मैंने लिख दिया, आपको याद कर लेने हैं। आपके पेपर में क्या पता 2 से 3 नंबर में पूछ ले इनके गुण, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है और इनके गुण क्या है, ठीक है। तो बताओ क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो जो ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। इसके गुण आपको लिख देने हैं, ठीक है, सिंपल से हैं। अब हम लोग देखेंगे अगली चीजों की ओर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक तरह की डेरिवेशन है, जो छोटी सी डेरिवेशन है, तो ठीक है इसको कवर करते हैं। तो क्या होता है, तो समझो जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, बिंदु ए है, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और बिंदु
हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं बिंदु ए से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या स्थित है, आवेश Q0 यानी कि आवेश Q0 यानी कि परीक्षण आवेश स्थित है। और हमें बिंदु P पर ही क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक आवेश, दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु P है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु P पर Q0 आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश स्थित है। और वहीं पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका व्यंजक ज्ञात करना है। और ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो देखो यहां पर क्या होता है, प्लस Q तथा Q0, ठीक है, Q0 आवेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वैद्युत बल, कूलाम का नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो देखो कूलाम का नियम कैसे लगाएंगे। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में r²। होता है कि नहीं होता है, अरे भैया कूलाम का नियम यही होता है। लेकिन यहाँ पर आपका Q1 Q2 है क्या, नहीं है, यहाँ पर आपका Q है और Q0 है, या ठीक है ना। तो हम यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पे Q और Q0 लिखेंगे। ठीक है, जो होता है वही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q और Q0 लिखेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करवाई है, इससे पहले ही बताई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर, यहाँ पर याद कर लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है ना, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपका कूलाम का नियम है। अभी तक हमने दो ही चीजों की चर्चा करी है और इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर एक डेरिवेशन बना देंगे। बहुत सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर एक डेरिवेशन बना देंगे। तो कैसे बनेगी, तो देखो यहाँ पर अब मैंने क्या कहा, इसको समीकरण 1 कह दो, 2 कह दो, अगर मन ना हो ना तो मत कहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत कहो समीकरण 1 2, समीकरण 1 या 2 मत कहो। ठीक है, रहने दो। अब देखो क्या होगा, इज इक्वल टू एफ अपॉन में Q0। अब जो एफ का मान है वो आपको पता है, एफ का मान क्या है, ये है एफ का मान। तो आप एफ की जगह पे ये लिख सकते हो क्या, अरे भैया एफ की जगह पे ये लिख सकते हो क्या, एफ की जगह पे ये लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो जब आप एफ का मान लगाओगे तो आप कह सकते हो समीकरण 1 का मान एफ में रखने पर, ठीक है, कुछ भी आप कहते हो, जो भी आपका इच्छा करे। ठीक है, तो आप यहाँ पर एफ में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इज इक्वल टू, एफ की जगह पे ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन में r² हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, Q0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक आपका जो Q0 है, इससे Q0 से Q0 कट जाएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा तो रह क्या जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में r² रह जाएगा। और यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो कि हमने ज्ञात कर दिया। इसमें कुछ खास किया, कुछ कठिन लगा, कुछ इसमें हमने बहुत बड़ी मेहनत करी क्या, कुछ नहीं किया, बहुत सारा पहले कूलाम का नियम लगाया, फिर हमने क्या किया, आपका जो तीव्रता है वो लगाई, सिंपल सा उसका एफ का मान वहां पर रख दिया, और जैसे ही रखा तो Q0 से Q0 कट गया, Q0 से Q0 कट गया, जो बच गया वो रख दिया, और वही आपका क्या हो गया, व्यंजक हो गया। सिंपल सा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो नीचे कमेंट करना है आपको, चीजें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से होता है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, छोटा सा व्यंजक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, वो पता चल गया तो ऑटोमेटिक हम लोग पता कर लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन आपको पहले ये नहीं समझना, पहले आपको समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की भी डेफिनेशन कई बार पेपर में पूछी गई है और आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखो समझो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक प्रकार का निकाय है। क्या है, निकाय है। अब कैसा निकाय है तो समझो, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, आपका कोई एक आवेश है, ठीक है ना, ये कैसा है, प्लस Q है,
एक यहाँ पर आपका आवेश है वो कैसा है, माइनस क्यू है, ठीक है। एक ये कैसा आवेश है, प्लस क्यू है। एक ये कैसा आवेश है, माइनस क्यू है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। इनके बीच की एक बिंदु मान लेंगे हम, ओ बिंदु मान लेंगे। ये दूरी कितनी है, एल है। ये दूरी कितनी है, एल है। ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, एल है। तो हम कह सकते हैं पूरी दूरी कितनी है, 2l है। इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हो या नहीं। बना लिया चित्र। अब देखो क्या होता है, दो आवेश, यानी कि मान लो हमने क्या कर लिया, दो आवेश। तो जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। दो समान, दोनों आवेश हैं। जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस है, एक माइनस है, एक पॉजिटिव आदमी है, एक नेगेटिव आदमी है, ठीक है ना। तो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तो जो ऐसा निकाय होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका नाम ही क्या है, द्विध्रुव। दो जिसके दो ध्रुव हैं, जिसके दो किनारे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, जब दो समान, मैं यहां पर लिखूं क्या, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता हो गया होगा। जब दो समान लिख देता हूं यार, क्या फायदा आपको फिर कहो याद नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दूंगा। जब दो समान परंतु कैसी प्रकृति है इनकी, विपरीत। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति, ठीक है ना, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी, 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो ऐसा एक पूरा जुगाड़ बन जाता है, पूरा ऐसा निकाय बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो समझो। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो आघूर्ण में क्या होगा, अब देखो डेफिनेशन पे, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उसके बीच की अल्पतम दूरी का जो गुणनफल है, यानी कि दूरी का और आवेश का जो गुणनफल है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मैंने क्या बोला, दूरी का और जो आवेश का गुणनफल है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया, कैपिटल P से दर्शाते हैं, ठीक है ना, कैपिटल P से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या बोला, दो आवेश लो है, एक आवेश लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक आवेश, ठीक है, दोनों आवेश क्या जो मान है, जैसे कि मान लो Q × में 2l, लंबाई कितनी है, 2l है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला, लंबाई के गुणनफल, लंबाई और आवेश का जो गुणनफल है वही आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। आपका Q क्या है, आवेश है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, 2l क्या है, लंबाई है। इसका मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ पर जो आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। अब आपका क्या रह गया, 2l रह गया। 2l यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक भैया, लंबाई किससे नापोगे, लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर नहीं होगा, कूलाम मीटर होगा। अगर मान लो Q × में 2l है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कूलाम मीटर लिख दिया। कूलाम मीटर इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये इसका मात्रक है, ठीक है, ये इसका क्या है, मात्रक है। क्या मात्रक है, कूलाम मीटर का मात्रक है। अगर यहाँ पर Q/ में 2l लिखा हो तो इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। लेकिन यहाँ पर केवल कूलाम मीटर, क्योंकि × में है वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका मात्रक है। तो समझ में आया आपको या नहीं आया, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कभी कभार पूछ लेता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका फॉर्मूला है उस पर आधारित छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, साथ ही साथ में इसकी परिभाषा और इसका मात्रक और इसकी विमा पेपर में पूछ ली जाती है। कभी कभार MCQ में इसका मात्रक, इसकी विमा आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो क्या होता है, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा। देखो, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको पता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अगर पता है तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि ये
इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। समझो कैसे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, मान लो कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लो कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, मैं मानता हूं कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या मान लें, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लें। जैसे कि मान लो ये एक डस्टर है, ठीक है, मैं क्या मान लूं ये एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार और सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से सुनो। क्या बोला मैंने बोला मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, सिंपल सी बात है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, तो कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है, नहीं हमने कल्पना कर ली। अरे भैया जो आपकी वैद्युत क्षेत्र है, हमने कोई देखा है क्या, बस हम उसे अनुभवी तो कर सकते हैं। तो अपने वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ को केवल एक मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ है, उसका नाम ही क्या, काल्पनिक, कल्पना कर ली, एक काल्पनिक पृष्ठ है। उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, या फिर कहते हो आप होकर अविलंबवत, अब जैसे मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, होकर अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्याओं की माप होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब एक बार और समझो, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पर हमने कोई ये मान लिया काल्पनिक पृष्ठ, ये मैंने क्या मान लिया, काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर अविलंबवत कौन जाएंगी, ये जा रही है, ये कौन जा रही है भैया, कौन जा रही है, ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो अविलंबवत जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वही ऊपर लिखा है जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। और जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है। अब हम क्या करें, एक और चित्र के माध्यम से समझेंगे। अभी तो ये अविलंबवत जा रही है, कौन जा रही है, वैद्युत बल रेखाएं अविलंबवत जा रही हैं। लेकिन कभी कभार वैद्युत बल रेखाएं अगर इस प्रकार से चली जाएं, ठीक है, अगर इस प्रकार से चली जाएं तो क्या होगा, तो अगर इस प्रकार से चली जाएं तो क्या होता है, ये एक कोण बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एक थीटा कोण बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एक थीटा कोण बनाएंगी, ठीक है। पहले चित्र में अविलंबवत जा रही है, दूसरे चित्र में थीटा कोण बना रही हैं। दोनों के लिए क्या फॉर्मूला है इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, चित्र समझ में आ गए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है उसको इससे दर्शाते हैं। आपको ये क्या होता है, इसे फाई कहते हैं, और फाई के नीचे ई लगा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फाई ई कहते हैं। क्या कहते हैं, फाई ई से वैद्युत फ्लक्स को दर्शाती हैं। तो समझो फाई ई बराबर समाकलन ए। अब हमने ए समाकलन क्यों किया, क्योंकि हमें पूरे पृष्ठ की बात करनी है, पूरे काल्पनिक पृष्ठ की बात करनी है। ए यानी कि आपका एरिया, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब हमने डी ए लगा दिया, डी ए यानी कि हमें पूरे पृष्ठ के एक छोटे से भाग की बात करनी हो तो डी ए लगा देते हैं, वेक्टर डी ए लगा दिया। अब आप जानते हो, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा ढंग से, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब आप डी ए की जगह पे डी ए कॉस थीटा कर सकते हो। मैंने कहा बी ए का बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, तो आप डी ए की जगह पे डी ए कॉस थीटा कर सकते हो। तो जब आप डी ए की जगह पे डी ए कॉस थीटा करोगे तो आ जाएगा आपका तो आपका आ जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ए ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। डी ए का क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपका ई को ई कॉस थीटा है उसको अलग कर देंगे और डी ए को अलग कर देंगे, तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा आ जाएगा। और यहां पर समाकलन क्या आ जाएगा, समाकलन ए डी ए आ जाएगा। अब आप समाकलन, अगर आप मैथ वाले हो तो जानते होगे, वरना कोई बात नहीं। तो समझो यहां पर क्या होता है, उसके सापेक्ष, जैसे कि मान लो यहां पर क्या आपका डी एक्स है, ठीक है। जब इसका हम करते हैं तो यहां पर केवल एक्स रह जाता है, ठीक है, बराबर क्या रह जाता है, एक्स रह जाता है। अब मान लो यहां पर अगर आर होता, डी आर होता, तो उसका क्या रह जाता है, केवल आर रह जाता है। यानी कि कुल मिला के आपका डी गायब हो जाता है। जब हम समाकलन करते हैं तो आपका डी हट जाता है, केवल ए रह जाता है। जो वहां होता है वो रह जाता है, बाकी सब हट जाता है, ये याद कर लो, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या रह जाएगा, केवल ए रह जाएगा, डी यहां से गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डॉट ए रह जाएगा ओनली, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ए को थोड़ा मतलब व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे चीजों को। तो यहां पर फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। अगर आपको इस पर आधारित निकालना है, आपका कॉर्ड है, आपका थीटा दे रखा है, तो आप ये कॉस थीटा लगाओगे। अगर आपका अविलंबवत है तो आप फाई ई बराबर ई ए लगाओगे केवल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इसका मात्रक क्या होता है, तो आपके वैद्युत फ्लक्स की दो मात्रक हैं। पहला मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा आपका मात्रक है वोल्ट मीटर। दूसरा मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर। आप मैं भी पेपर देख रहा था, कोई नहीं बताएगा आपको, बता रहा हूं मैं। 2024 की बोर्ड की परीक्षा के एमसीक्यू में ये पूछा गया था, वोल्ट मीटर आ गया था, कंफ्यूजन हो गया था कि वोल्ट मीटर होता है या नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों मात्रक लिख दिए हैं, आपको
आपको याद रखनी है। इसकी बीमा क्या होती है, ML3T-3A-1 इसकी बीमा है, आपको याद रखनी है। जो जो चीजें मैंने गोल करी हैं, विमा हो, आपका मात्रक हो, और आपका फॉर्मूला हो, और आपका विद्युत फ्लक्स हो, आपको याद रखना है। आप कहोगे सब कुछ याद रखना है, तो मैं कहूंगा सब कुछ याद रखना है, क्योंकि सब कुछ इंपोर्टेंट है। और मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि चीजें आसान हो जाए, चीजें सरल हो जाए। बताओ क्या होता है विद्युत फ्लक्स, पहला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पर जो इसका मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर कह दो भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्म जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, तो किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के अंतर्गत तीन चीज आती हैं, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इन तीनों के फॉर्मूला हैं, इन तीनों के मात्रक हैं, और इन तीनों की डेफिनेशन है। इन तीनों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रैखिक आवेश घनत्व से। आपको याद करवा दूंगा, बिल्कुल अभी क्लास देखते देखते याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक तार ले लें। क्या ले लें, एक तार ले लें। इसकी लंबाई कितनी मान लें, L मान लें। मान लो एक L लंबाई का तार है, और इस L लंबाई के तार पर किसी तार के प्रति एकांक जो लंबाई का तार है, इस पर हम क्या करें, ये मक्खी परेशान कर रही है। ठीक है, तो एक तार ले लें, और इस तार पर हम क्या करें, इस पर हम आवेश प्रवाहित करा दें। क्या प्रवाहित करा दें, आवेश प्रवाहित करा दें। जब इस तार पर हम आवेश प्रवाहित कराएंगे तो तार पर जो रैखिक, तो तार पर वितरित जो आवेश की मात्रा होगी वही क्या होगी, आपकी रैखिक आवेश घनत्व होगी। यानी कि इस तार पर वितरित, इस L लंबाई के तार पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी तार पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो आपका तार है उस पर क्या वितरित है, वह लंबाई में वितरित। ठीक है, तो लंबाई में, तो फिर क्या करेंगे, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर क्या वितरित है, तो आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको लैम्बडा से दर्शाते हैं। किसी एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और रैखिक आवेश घनत्व को लैम्बडा से दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्या हो जाएगा, आपके रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो वहां पर रैखिक आवेश घनत्व में हम लोगों ने एक तार पर आवेश को वितरित किया, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व में एक पृष्ठ पर, यानी कि मान लो एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये क्या है, एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर वितरित जो आवेश की मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको दर्शाते हैं सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। तो फिर किसी पृष्ठ पर, यानी कि आप कह सकते हो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित, क्या वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिग्मा, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, तो आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और आपका क्षेत्रफल या एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। रैखिक आवेश घनत्व में हम लोग किसी तार पर आवेश को प्रवाहित करा रहे हैं, आवेश को डाल दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पृष्ठ आवेश घनत्व में किसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा। ठीक है, उसके बाद आयतन आवेश घनत्व में हम कोई भी आयतनकार चीज, जैसे कि आपका बेलन वगैरह, ठीक है, कोई भी आयतन वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई यहाँ पर एक संरचना ले ली बेलन जैसी। ठीक है, ये क्या है, आपका बेलन जैसी संरचना है। ठीक है, अब इसका आयतन है, इसका वॉल्यूम है, तो इस पर वितरित जो आवेश की मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको रो से दर्शाते हैं। इसको ऐसा बनाते हैं तो रो कहते हैं, इसको ऐसा बनाए तो पी कहते हैं। ये पी है, ये दोनों चीजों में अंतर आपको याद रखना है। तो अब देखो कैसे होता है। अब यहाँ पर किसी आयतन पर वितरित करेंगे, तो यहाँ पर क्या ले लिया, आयतन ले लिया। आयतन पर क्या वितरित किया, आवेश वितरित किया, और जो आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा है वही आपका क्या है, आयतन आवेश घनत्व है, या फिर सिग्मा है। सिग्मा नहीं, सॉरी, क्या रो है, क्या है, रो है। ठीक है, सिग्मा तो आपका क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, इस प्रकार से आपके तीनों हो जाते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो आपका दोबारा से आवेश का मात्रक कूलाम, और आपके वॉल्यूम का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो रैखिक आवेश घनत्व किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व किसी आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व। जो आपका रैखिक आवेश घनत्व इसको लैम्बडा से दर्शाते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से दर्शाते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको किससे दर्शा रहे हैं, याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर।
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। अब इसको समझेंगे, बहुत आसान है तो समझो। यानी कि क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अरे भैया बता दिया है बार बार, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। तो जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपकी डेरिवेशन है छोटी सी, ये आपका मान लो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करें, एक आवेश ले लें प्लस क्यू, ठीक है, और एक आवेश ले लें माइनस क्यू। एक आवेश लिया भैया प्लस क्यू, एक आवेश लिया माइनस क्यू। अरे भैया क्या है, ये क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव में ही जो आवेश होते हैं वो विपरीत प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो एक प्लस है एक माइनस है। ये बिंदु हमने ए कह दिया, ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है, और इनकी दूरी कितनी है, 2l दूरी है। कितनी दूरी है, 2l दूरी है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो इन पर कुछ बल लगेगा, इन पर कुछ मतलब F बराबर कुछ तो होगा, यानी कि F इज इक्वल टू कुछ तो यहाँ पर होगा। तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर जो इन पर कुछ यहाँ इस दिशा में बल लग रहा होगा, वो लग रहा होगा F इज इक्वल टू क्या बल लग रहा होगा, F इज इक्वल टू लग रहा होगा QE। F इज इक्वल टू क्यू, ये आप कहोगे ये कहां से आ गया, F इज इक्वल टू क्यू ई कहां से आ गया। तो समझो यहाँ पर आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो हमने क्या किया, क्यू नॉट को क्यों कह दिया, क्योंकि वहां पर हमने क्यू लिया है, तो हमने इसको ना E क्या लिख दिया, F इज इक्वल टू क्यू ई लिख दिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। तो अब यहाँ पर भी कुछ लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई लग रहा है। क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु C मान लेंगे, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, और हमने इसको बिंदु C नाम दे देंगे। यहाँ एक कोण बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा। अब आप यहाँ पर रचना में लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, वो एक थीटा कोण बनाते हैं बिंदु C। इस प्रकार से आप रचना लिख दोगे, आराम से लिख दोगे। रचना से ज्यादा इंपॉर्टेंट की डेरिवेशन है, ठीक है। रचना आपने लिख दी। अब डेरिवेशन में क्या होगा, डेरिवेशन में को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, अब आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका, लंब आपका BC है, BC आपका क्या है, लंब है। कर्ण क्या है आपका 2l, ये आपका मतलब BA कह सकते हो, अब ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन में 2l। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब पर दूरी निकालेंगे, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा हो जाएगा। हमने BC का मान निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमने BC का मान पहले से ही निकाल के रख लिया। तो आपको बस इतना याद रखना है, पहले हमने BC यानी कि जो आपका लंब है उसका क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया, क्योंकि हमें AB का मान तो पता है 2l है, 2l है उसकी बीच की दूरी, लेकिन जो हमें BC का बीच की दूरी है वो नहीं पता थी, लेकिन अब हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण है उसको टाउ से दर्शाते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल यानी कि F, लंबवत दूरी यानी कि BC, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू F इंटू में BC। अब आप F की जगह पे F का मान और BC की जगह पे BC का मान रख दो। F का वह मान क्या है, QE है, हमने जैसा कि यहाँ पर देखा, तो F का मान क्या है, QE लिख दिया, इंटू में BC का मान क्या है, तो 2l sin थीटा है। आया समझ में, मैंने ये क्यों निकाला, मैंने ये 2l sin थीटा इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो BC की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 2l sin थीटा लिख दिया। जब आप इसको ऐसे बनाते हो इसको टाउ कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो टाउ बराबर QE इंटू में 2l sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। तो समझो, क्या समझो, Q या एक ये Q इंटू में 2l कर दो, E sin थीटा को पलंग भेज दो, तो Q इंटू में 2l कोष्टक के अंदर आ गया, ठीक है ना, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो जैसे ही ये कोष्टक के अंदर आ गया, तो अब आप जानते हो, क्या जानते हो, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। मैंने आपको इससे पहले ही अभी बताया है, ठीक है, क्यों ये क्या बताया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता है। तो इसका मतलब आप इस पूरे मान की जगह पे P लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर P लिख दोगे तो क्या रह जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P E sin थीटा, इस प्रकार से आपका बन जाएगा, और यही आपका क्या है, व्यंजक है। आ गया, हो गई डेरिवेशन, हो गया सिद्ध, निकाल दिया व्यंजक, कर दिया प्रूफ। कितना आसान है, बहुत सरल डेरिवेशन है आपकी, ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन है, अभी तो बड़ी बड़ी डेरिवेशन आना बाकी है, लेकिन वो भी आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी डेरिवेशन हो जाती है, बहुत आसान है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने क्या किया, लंब आपने BC की वैल्यू निकाली, यानी आपकी लंब की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने बल की जगह पे बल की वैल्यू रख दी, क्या थी, QE थी, लंबवत दूरी की वैल्यू रख दी, 2l sin थीटा थी। फिर उसके बाद हमने
थोड़ा सा कोष्टक के अंदर q इंटू 12 लिख दिया, q इंटू 12 आपका p बन गया, और जैसे ही वो p बना तो आपका व्यंजक निकल के आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, अच्छी स्थिति में तीव्रता मैं इस वन शॉट में नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी करवा दी है। मैं उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में अभी तक नहीं समझाया तो इसको समझा देते हैं। ठीक है, ये आपको निरक्षीय और अच्छी है बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज की क्लास को देखने के बाद कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, आपको इजी वे में समझा दूंगा। पूरा ये वन शॉट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है चीजों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, एक बिंदु ए है, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें क्या होगा, एक बिंदु ए होगा और एक बिंदु बी होगा। तो हमने एक बिंदु यहाँ पर ए ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ पर बी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आवेश स्थित है, यहाँ पर आपका, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव है तो इसमें प्लस क्यू, आपका प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे आवेश होते हैं। तो यहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ऐसा ही होता है, मैं आपको समझाया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, निरक्षीय स्थिति में मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। कितनी दूरी है, 2l दूरी है, तभी तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है, ई ज्ञात करना है। और कहां पर ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में। अगर अच्छी की बात होती तो हम सीधे मतलब यहां पर तीव्रता ज्ञात करते, लेकिन यह निरक्ष की बात हो रही है। अच्छी स्थिति में हमने तीव्रता यहां ज्ञात करी थी, लेकिन निरक्षीय स्थिति में हम लोग तीव्रता यहां ज्ञात करेंगे। यहां हमने एक बिंदु मान लिया P, ठीक है ना, और इससे यहां से और बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, और यहां से जो बिंदु P के लिए दूरी ज्ञात करनी है बिंदु O है। यानी कि बिंदु O से हमें P दूरी पर क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये दूरी कितनी है, R है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको दो भागों में बट गई, यानी कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव था वो यहाँ से दो भागों में बट गया। तो हमने इसको L लंबाई कह दिया, इसको भी L लंबाई कह दिया, और हमने P बिंदु को A बिंदु से जोड़ दिया और आपका P बिंदु को B बिंदु से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो यहाँ से क्या होगा, एक जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और एक इस प्रकार से जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दो चले जाते हैं, एक हमारा cos थीटा एक हमारा sin थीटा, इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों, अगर यहाँ पर एक हम परिणाम बीच में मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे e cos थीटा बन जाते हैं। जैसे कि आपका ये हो जाएगा e2 cos थीटा, क्या हो जाएगा e2 cos थीटा, और ऊपर वाला आपका हो जाएगा e1 cos थीटा, क्या हो जाएगा e1 cos थीटा, क्योंकि ये बट गए ना लंबवत दो में, तो हमने क्या किया, इसको e2 cos थीटा e1 cos थीटा मान दिया, और यहाँ पर ये आपका है e डैश, इसी का ना e वेक्टर। तो इस प्रकार से आप कर लोगे। ये आपका जो चित्र है आपको बना लेना है, और चित्र में जो आपने किया रचना में वो आपको लिख देना है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपनी डेरिवेशन पे। तो क्या होता है, तो देखो बहुत आसान है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या निकलेगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम प्लस क्यू आवेश को E1 मान लेंगे और माइनस क्यू आवेश को E2 मान लेंगे। उसके कारण तीव्रता जो है, ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में BP स्क्वायर, क्योंकि लंबाई कितनी है, BP है ये, ठीक है, BP स्क्वायर कर दिया। अब हम जो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी उसके जरिए हम निकालेंगे BP की वैल्यू कितनी है। तो वो कैसे निकलेगी, तो आप जानते हो कर्ण स्क्वायर अपॉन बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, यानी कि आधार प्लस लंब बराबर होता है कर्ण के। तो हम क्या करेंगे, कर्ण हमारा PB स्क्वायर है इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो अब जब हम इस PB को BP करेंगे तो BP करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका बन जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन प्लस RL प्लस Q2 अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद आप माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालोगे तो यहाँ पर AP हो जाएगा। ठीक है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q अपॉन में AP स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर AP है, लेकिन आप जानते हो ये आपका क्या है, समकोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका समत्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AP बराबर हो जाएगा किसके, आपका BP के। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, E इज इक्वल टू परिणामी तीव्रता निकालने के लिए जो आपका E1 cos थीटा है, जो आपका E1 cos थीटा है और जो आपका E2 cos थीटा है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू रख के जोड़ेंगे, क्योंकि E1 की वैल्यू भी हमारे पास समीकरण 2 में है, सॉरी E1 की वैल्यू समीकरण 1 में दे रखी है, E2 की वैल्यू समीकरण 2 में दे रखी है, तो इन सबको आपस में जोड़ना होगा इनकी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल
इक्वल टू, अब E1 की जगह पे E1 की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, प्लस में दोबारा से वही आगे वाला लिख दिया, E2 का मान लिख दिया। तो E1 का E2 का दोनों का लिख दिया। अब इनको जोड़ा, जब इनको जोड़ा तो जोड़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा बराबर होता है L अपॉन में, ठीक है ना, L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा की जगह पे ये लिख दोगे। और जब आप कॉस थीटा की जगह पे ये वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर को हम कॉमन मान लेंगे, ठीक है, अलग मान लेंगे। अलग जब मान लेंगे तो आपकी कॉस थीटा आप अलग लिख दोगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आप अलग लिख दोगे। और यहाँ पर ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रूट में लिखा हुआ है। लेकिन जब ये रूट में लिखा होता है और जब इसको हम रूट से हटाते हैं तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1/2। कैसे, जैसे कि मान लो आपका x रूट, ये आपका x है, ठीक है, x आपका क्या लिखा है, रूट में लिखा है। जब इसको रूट से निकालेंगे तो हम x की वैल्यू 1/2 मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके रूट को हटा के, ठीक है, यानी इसके रूट को हटा के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो आपका Q है इंटू 2L, इसको थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम Q इंटू 2L लिख सकते हैं, Q इंटू 2L लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, R2 प्लस L2 मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर दिया। उसके बाद 1 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पर जो आपका Q इंटू 2L है वो आप जानते हो क्या है, आघूर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको P से दर्शा देंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जो आपका P है, अरे भैया P क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह पे P लिख सकते हैं, तो हमने उसकी जगह पे P लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या रह गया, नीचे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करें, यदि जो L की वैल्यू है वो बहुत छोटी है R से, यानी कि जो R है उससे बहुत ज्यादा छोटी है आपकी L की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो R की वैल्यू दिखेगी, L गायब हो जाएगा एक तरह से। और जब L गायब हो जाएगा तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 रह जाएगा, तो Q बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में R क्यूब बन जाएगा। और यही आपका क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में जो आपकी तीव्रता है उसका व्यंजक है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में R क्या, R क्यूब, ठीक है। पहले आपको चित्र बनाना है, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थोड़ी सी प्रेमे लगानी है आपको। उसके बाद आपको पहले E1 का फिर E2 का, फिर दोनों की पड़ामी तीव्रता निकालने के लिए आपस में आपका जो E1 कॉस थीटा है और जो E2 कॉस थीटा है आपस में प्लस कर देना है। E1 की जगह पे E1 की वैल्यू, E2 की जगह पे E2 की वैल्यू रख देनी है, जो कि हमने पहले ही निकाल ली है। बहुत सिंपल सा है, बस आपको कठिन लगता है। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार अपने आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, चीजें आसान होने लगेंगी। निरक्षीय स्थिति की तीव्रता मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि वन शॉट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर दिक्कत आएगी इसकी थोड़ी सी करने में, अपलोडिंग, ठीक है। तो इस चक्कर में आपका निरक्षित स्थिति में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से जाके तुरंत जाके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय और उस पर आधारित एक आध अनुप्रयोग आगे और आएंगे, उनको भी देखेंगे। लेकिन गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको आप गॉस की प्रमेय कहो या गॉस का नियम कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है तो समझो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ये मैंने क्या बनाया, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। इस गॉसियन पृष्ठ में ध्यान से सुनना, हम एक बिंदु प्लस क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं और उस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु से गॉसियन जो आपका पृष्ठ है, इसके बिल्कुल आप कह सकते हो पृष्ठ पर यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं P, ठीक है। एक बिंदु P ले लेते हैं और जिस पर तीव्रता कितनी है, E है, जिस पर तीव्रता कितनी है, E है। और जो इसका क्षेत्रफल है, हम इसके छोटा क्षेत्रफल लेते हैं तो D लिखते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर DA लिख देते हैं, ठीक है ना, DA वेक्टर। और यहाँ से एक कोण बनाते हैं जो कि यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं। और जब खींचते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक कोण बनता है। यहाँ पर एक कह सकते हो आप छोटा कोण बनता है, तो हम इसको कह सकते हैं डी ओमेगा। क्या कह सकते हैं, डी ओमेगा कह सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया, हमने बस गॉस की प्रमेय की रचना करी। गॉसियन पृष्ठ लिया, गॉसियन बेलन लिया है, गॉसियन पृष्ठ लिया, उस पर बिंदु एक माना, उस तक कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना जिस पर तीव्रता E मानी। वहां पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया जिसको हमने DA कह दिया। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब समझो गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला, वैद्युत फ्लक्स, यानी कि φE। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ पर लगे, यानी कि कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी कि जो उस पृष्ठ पर कुल जो आवेश लगेगा, यानी कि आवेश, यानी कि जो आवेश क्यू लगेगा उस आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। आया समझ में? यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है गॉस का नियम। यानी कि कुछ नहीं कहा इन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो जो आपका आवेश होता है उसका 1/ε0 गुणा होता है या गुना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये होता है और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है इसकी डेरिवेशन के अंदर, जो कि मैं अब आपको बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, पहले आप तीव्रता निकाल लो, यानी कि ई निकाल लो। ठीक है, क्योंकि हमें ई की जरूरत पड़ेगी आगे। तो देखो ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हमें तीव्रता निकालनी है। कहां पर निकालनी है, बिंदु पी पर निकालनी है। क्या निकालनी है, ई निकालनी है। तो क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आ गया तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया धनकोण, ये आपको याद रखना है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, बस थोड़ा सा एक सेकंड पेशेंस रखो, एक सेकंड थोड़ा सब्र रखो, मुझे एकदम से आपके एकदम अभी रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अभी रखो। डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो डी फाई ई डॉट डी ए। ठीक है, जब हम क्या करते हैं डी ए से, यानी कि बहुत, डी ए का मतलब क्या है, कम फ्लक्स। ठीक है ना, यानी कम एरिया से, तो यानी कि आप कहते हैं न्यूनतम। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर ई पॉइंट डी ए, हमने डी ले लिया क्योंकि हम पूरे पृष्ठ की बात नहीं कर रहे, केवल डी ए की बात कर रहे हैं। डी ए क्या है, आपका छोटा एरिया है, हम पूरे गॉसियन पृष्ठ की बात नहीं कर रहे, केवल छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डी ए लगाया है। अब मैंने आपको 3 मोटे मोटे पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता आप निकाल लोगे। उसके बाद डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया क्या जो आपका धनकोण है, ये आपको याद रखना है डी ओमेगा द्वारा। ठीक है, क्या है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर। उसके बाद डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, दोबारा बता देता हूं, जब भी आपका बी ए, जैसे आपका मैंने आपको बताया है, जैसे आपका बी डॉट ए दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका बी ए कॉस थीटा हो जाता है, बी ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, डी ए कॉस थीटा, डी ए दे रखा है, डी ए वेक्टर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम डी ए का क्या कर देंगे, डी ए कॉस थीटा कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू ये है, तो ई के स्थान पर जब आप ई की वैल्यू को रख दोगे तो ये पूरा आपका समीकरण ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये जो क्यू है इसको आप यहाँ भेज दोगे और जो आपका डी ए कॉस थीटा है वो क्यू के स्थान पे आ जाएगा। इतना सा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको ढंग से लिख देंगे, समझ रहे हो ना, क्यू यहाँ आ जाएगा, आपका डी ए कॉस थीटा यहाँ क्यू के स्थान पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्यू यहाँ आ गया, आपका आर स्क्वायर बटे में था, बटे में है, अब बटे में ही रहेगा, बटे में आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो गया और डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये थोड़ा देखा देखा आपको लग रहा होगा क्योंकि हमने इससे पहले इसके ऊपर बात करी थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर है। डी ओमेगा बराबर ही तो यही आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे डी ओमेगा लिख सकते हैं। और जब हम लोग डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 4πε0 की जगह डी ओमेगा लिख देंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम संपूर्ण पृष्ठ की से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने केवल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखा था, अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, यानी कि आपके पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे होगा। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग अब डी हटा देंगे, अब यहाँ केवल फाई ई चलेगा। अरे भैया अगर डी फाई ई होता है तो वो क्या होता है, आपके संपूर्ण पृष्ठ के नहीं होता, वो आपके कुछ छोटे पृष्ठ के लिए होता है। ठीक है ना, और अगर हम केवल फाई ई कर दें तो वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 4πε0 हो जाएगा। और आपका जो डी ओमेगा है ये जो आएगा किस में, समाकलन में, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो समाकलन होता है डी ओमेगा का वो बराबर होता है 4π के। किसके बराबर होता है, 4π के, ये हम जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लो। और जान लिया है तो हम डी ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4π लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर
Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 4 पाई लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई ई बराबर Q अपॉन में क्या रह गया, यहाँ पर क्या रह गया एप्सिलॉन 0 रह गया और एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। और यही तो आपका क्या है गॉस का नियम है, गॉस की प्रमेय है, जो कि मैंने आपको बताई थी ऊपर, ठीक है ना। क्या होती है गॉस की प्रमेय, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके जो आवेश होता है और जो उसका आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही तो मैंने आपको बताया, जो उसके आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है ना, यही तो मैंने आपको बताया। तो यही आपका गॉस का नियम है, बिल्कुल सिंपल वे में, जो इजी सी डेरिवेशन हो सकती थी वो मैंने आपको करवा दी है। आपको उसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर, जो जो चीजें वन शॉट के अंदर करवाई जा रही हैं आप उनको नोट करते हुए चलना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी चीजें आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो इस वन शॉट के अंदर लाई जा रही हैं, तो आपको हर एक चीज को नोट करते हुए चलना है और आगे बढ़ते जाना है। और जो आपको समझ में आता जा रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग देखेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है, जो हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है गॉस के जो नियम है, गॉस की जो प्रमेय है, उसका एक अनुप्रयोग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखेंगे आओ समझो। इसमें क्या लिख रहा है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। तो मान लो हमने यहाँ पर कोई एक तार मान लिया, क्या मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक तार मान लिया, और इस तार पर क्या स्थित है, आवेश प्लस क्यू स्थित है। क्या स्थित है, आवेश प्लस क्यू स्थित है, ठीक है। हम क्या करें, इस तार से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P मान लें। क्या मान लें, एक बिंदु P मान लें, जिसकी तीव्रता कितनी है, E है। अब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनुप्रयोग निकालना है। तो कहीं ना कहीं गॉस की जो प्रमेय है वो कहीं ना कहीं एक बंद जो आपका पृष्ठ होता है उस पर लागू होती है, गॉसियन पृष्ठ जिसे हम कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को यहाँ से अगर हम इसको बंद करना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पृष्ठ बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बेलनाकार संरचना बनेगी, यहाँ पर हम चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक संरचना बनाएं, तो यहाँ से क्या बनेगी, एक बेलनाकार संरचना बनेगी। ये बन गई बेलनाकार संरचना, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको गॉसियन पृष्ठ मान लिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। तो मैंने क्या कहा, एक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें E तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो एक कुछ क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका, मैंने क्या कहा, जब कम क्षेत्रफल होगा तो dA होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल के नहीं है, ये एक कम क्षेत्रफल है, छोटे भाग का क्षेत्रफल है, तो इसको dA से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dA लिख देंगे। अब यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल और जो तीव्रता है वो दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर जो आपका थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब चीजें आपको रचना के अंदर लिख देनी है, मैंने आपको बता दी। अब आपको समझना है कि क्या होती है इसकी डेरिवेशन। अभी तक हमने चित्र को समझा, चित्र में हमने क्या किया, एक पतला तार लिया, तार में क्या लिया, प्लस क्यू आवेश लिया, उसके बाद हमने चीजों को आगे खींचा। उसके बाद अब आपको इस पतले तार को देखने के बाद इतना समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक पतला तार है, पतले तार। अब आप याद करो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मैंने आपको बताया है, समझाया है अच्छी तरह से। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, मैंने आपको पहले ही वन शॉट के अंदर कवर करवा दिया है, रेखीय आवेश घनत्व, और कहा था कि न्यूमेरिकल में काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, ठीक है ना। क्योंकि एक समान आवेशित जो आपका एक लंबाई का जो तार होता है उस पर विद्युत जो आवेश की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो तार है इस पर जो विद्युत आवेश की मात्रा है वही आपका क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू r अपॉन में l होता है। तो हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको q इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा l नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया हमने क्योंकि ये आगे हमारे काम में आएगा, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। लेकिन हम इसको एक प्रकार से और लिख के क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे, जैसे कि माना एक बिंदु, माना तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, बिंदु तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से है ना समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, क्या ई डॉट डी ए, ठीक है, ये वेक्टर ई डॉट डी ए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई है, क्या चीज बताई है, कि जो आपका बी ए है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो आपका बी डॉट ए है, ठीक है, वो बराबर वेक्टर जो होता है वो बराबर किसके होता है, बी
बी ए कॉस थीटा के, ये बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। उस इससे पहले वाले गॉस के में भी मैंने आपको बताया, लेकिन वहां पर मैंने बी कैपिटल बना दिया था, ठीक है, वो मैंने गलती से बना दिया था, आपको बी स्मॉल बना देना है, ठीक है ना। बी डॉट बी ए कॉस थीटा होता है, तो आप यहाँ पर डी ए कॉस थीटा कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो आप क्या कर दोगे, फाई ई बराबर, यहाँ पर आप क्या कर दोगे ई, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दोगे, डी ए कॉस थीटा कर दोगे। जब डी ए कॉस थीटा कर दोगे आप, तो फिर आप जानते हो, क्या जानते हो, मैंने आपको बताया थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ से थीटा एक तरह से गायब ही हो जाएगा, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 का मतलब एक वहां से क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन करके ई डी ए रह जाए, डी ए कॉस्ट रह जाएगा, ठीक है ना, डी ए कॉस रह जाएगा। अब आप समझो यहाँ से क्या होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका समाकलन है उसको करेंगे डी ए का, यानी कि समझो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाई ई बराबर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो फाई ई बराबर हम लोग ई को बाहर लिख देंगे, समाकलन किसका कर देंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे डी ए का, ठीक है ना, समाकलन किसका कर देंगे, डी ए का समाकलन कर देंगे। और जब डी ए का यहाँ से समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एक बेलन का निकाल रहे हैं। तो बेलनाकार संरचना बन चुकी है गॉसियन पृष्ठ द्वारा, तो आपके जो डी ए होता है, यानी ये डी ए का जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर एल, कितनी होती है, 2 पाई आर एल इसकी वैल्यू होती है। तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू में 2 पाई आर एल, ठीक है, ये आ जाएगा आपका निकल के। वहां से आपका कॉस गायब हो गया, क्योंकि वहां पर इसका मान 0 है थीटा का, तो वो 1 हो गया। अब वो एक एक क्या वहां पर मल्टीप्लाई, वो गायब हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल आ गया, ई डॉट 2 पाई आर एल। अब हम क्या करेंगे, तो समझो, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कैसे, हमने अभी इससे पहले गॉस की प्रमेय की चर्चा करी थी, अच्छी तरह से करी थी। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय आपकी होती है फाई ई, क्या होती है, फाई ई बराबर होती है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हम फाई ई की जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाई ई की जगह पे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और यहाँ पर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, क्या आ जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल आपका आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो समझो, क्या समझो, देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था और दोबारा बता देता हूँ, जो आपका क्यू है, जो आपका आवेश है, उसकी जगह पे हम लोग लैम्बडा एल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, समझ रहे हो ना। पूरी डेरिवेशन एक टच में चलती है, आसानी से चीजें समझ में आती हैं। तो हम लैम्बडा एल लिख सकते हैं क्यू की जगह पे, तो लिख दो भैया लैम्बडा एल लिख दो, क्यू की जगह पे एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ई डॉट 2 पाई आर एल लिख दो, ठीक है, 2 पाई आर एल लिख दो। अब देखो यहाँ पर कट क्या रहा है, बताओ यहाँ पर क्या कट रहा है, जो चीज कटने वाली है उसको काट दो। बताओ यहाँ पर क्या कट रहा है, तो यहाँ पर एक एल है और यहाँ पर एक और एल है, तो क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एल ये रहा, ठीक है, एक एल ये रहा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर रह क्या गया, तो लैम्बडा एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर रह गया, ठीक है ना, ई 2 पाई आर रह गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तीव्रता जो निकालनी है, तो ई को एक तरफ ले लो, ई को कहाँ ले लो, एक तरफ ले लो। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आप करना चाहो तो यहाँ से 1 अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है, लैम्बडा अपॉन में आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन 0 कर सकते हो, ठीक है। नहीं आर यहाँ पर क्यों नहीं रखो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो। लैम्बडा अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया बताओ, यहाँ पर लैम्बडा अपॉन में आपका रह गया यहाँ पर आर, ठीक है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है गॉस की प्रमेय की सहायता से वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ये 2 पाई जो आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम क्या करें, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, तो सवाल लगाने में आसानी होगी, ठीक है। 2 पाई 2 लैम्बडा आर हो जाएगा, ये भी आपका सही है,
और ये भी आपका क्या कहते हैं सही है, आप कोई सा भी ले सकते हो, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अनंत लंबाई के तार के कारण एक समान आवेशित जो आपका एक आवेशित तार है उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकल के आ गई है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर की लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ, उसके बाद हम लोग इस वन शॉट को समाप्त कर देंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे ज्ञात करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से, अब हम ये समझने वाले हैं और ये हमारी आज की लास्ट डेरिवेशन होने वाली है। यानी कि चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएंगी। अगर एक दो चीज बचती भी है तो वो प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा दी जाएगी, वरना ये आपका कंप्लीट वन शॉट है। इसमें जितना भी आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो अब इस लास्ट डेरिवेशन को भी देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। अगर इससे पहले वाली डेरिवेशन आपकी समझ में आ गई तो ये भी बहुत सरल है, इसमें हमें बस कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, हमने क्या लिया, एक यहाँ पर समतल, एक मतलब हमने क्या ले लिया, एक चादर ले लिया। ठीक है, या फिर आप कहते हो हमने एक समान आवेशित अनंत समतल चादर ले लिया जिस पर मान लो प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, अब हम क्या करें, इससे आर दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इससे हम लोग क्या करें, आर दूरी पर एक बिंदु मान लें, उस बिंदु को नाम दे दें पी और यहाँ का क्षेत्रफल हो जाए डी ए, और हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता यानी कि ई। अब हम इसके ठीक विपरीत दिशा में भी ये सब चीजें लेंगे। ठीक है ना, अब हमने एक दिशा में ले ली तो हमें विपरीत दिशा में भी बिंदु P1 P डैश लेना पड़ेगा, P1 कह दो। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, और हमारा डीए क्या है, यहाँ पर डीए है। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे आप कहते हो लगभग बहुत कम क्षेत्रफल डीए है। हम इस प्रकार से चित्र को बना लेंगे। अब क्या लिखा है, तो माना एक समान आवेश की समतल चादर है, इससे आर दूरी पर हम बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा दूसरे सिरे पर बिंदु P डैश लेते हैं। बस आपको इतना सा लिख देना है, ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, तो देखो गॉसियन सिरे के दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब आप सीख गए होगे फाई ई बराबर फाई, हाँ फाई ई बराबर समाकलन करेंगे ई डॉट डी ए बैक प्लस करेंगे। अब हम इस वाले का भी लेंगे और इस वाले का भी लेंगे, दोनों को साथ साथ चलाएंगे। तो जहां पर एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको दोबारा बताया डीए का क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा, डीए का क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर डीए कॉस थीटा, फाई डीए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो आपका डीए है और ई है दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका पूरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए प्लस ई डी रह जाएगा। अब यहाँ पर हम डीए का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब आप जानते हो यहाँ पर अगर जिसके सापेक्ष करते हैं तो डीए के सापेक्ष करा तो यहाँ केवल ए रह जाएगा, अगर हम यहाँ पर डी आर के सापेक्ष करते तो यहाँ पर आर रह जाता। ये सब चीज आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सापेक्ष करेंगे डी गायब हो जाएगा तो यहाँ पर ए रह जाएगा, तो 2 ई ए हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फाई ई बराबर 2 ई ए, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस की प्रमेय हमने यहाँ पर उतार दी, गॉस की प्रमेय को समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो फाई ई की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं, जो आपकी फाई ई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2EA, तो हम फाई ई की जगह पे क्या लिख देंगे, 2EA लिख देंगे। तो जब फाई ई की जगह पे 2EA लिखेंगे तो यहाँ पर 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो ई को दोबारा से एक तरफ करेंगे तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं पहले से ही रख के रख देता हूँ चीजों को कहीं कहीं पर, ताकि थोड़ा सा जल्दी वो चीजें समझ में आपके आ जाए। अब मैं यहाँ पर हर एक चीज को उतारूँ आपके सामने, फिर लिखूँ, क्लास भी लंबी हो, क्या फायदा। उस वजह से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बस समझ में आ रही है या नहीं आ रही वो कमेंट करके आपको बताना है। तो जैसे आपको समझ में आ रही है चीजें तो क्या दिक्कत है, इसको मैं आपको लिख के दिखाऊं, पहले से चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसको ऊपर से समराइज कर देता हूं, आपको बता देता हूं, तो ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2EA लिखा है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अब हमें ई की वैल्यू चाहिए तो ई को इधर कर लिया, ई को जब इधर करा तो वहां पर क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट चला गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक समान आवेश वाली चादर के लिए ले रहे हैं। तो चादर के लिए मैंने आपको बताया है पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पर लगेगा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए क्या होता है, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो एक आवेश होता है, जो आपका एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल में वितरित जो आवेश की मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इससे पहले वाले में हम लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व को लगाया था, अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को लगा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, इसको आप लोग क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना, कोई बात नहीं है, ऐसे लिख दो। तो हमारे पास अब क्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि क्यू की वैल्यू आ गई। तो क्यू की जो वैल्यू है वो हम क्यू के स्थान
पर लगा देंगे तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा A है, तो सिग्मा A अपॉन में क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कटेगा तो देख लो, A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रह जाएगा। और यही आपका क्या है, व्यंजक है जो आपको ज्ञात करना था और आके निकल चुका है, यही आपकी तीव्रता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकाल देनी है, बहुत सिंपल सी है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं झंझट। देखो दोनों की दोनों डेरिवेशंस में पर सारा खेल यहाँ पर आता है। उसके बाद उसमें इसमें क्या लगा दिया आपने, सारा खेल सेम टू सेम है, इसमें डबल डबल ले लिया है बस। इसमें आपने क्या लगाया, उसमें आपने क्या लगाया था, उसमें भी गॉस की प्रमेय, इसमें भी गॉस की प्रमेय। उसमें क्या लगा था आपका जो आपका रेखीय आवेश था, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि जो आपका रेखीय आवेश घनत्व था लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में क्या लंबाई के लिए L होता है, ये आपका उसमें लगा था। लेकिन इसमें क्या लगा है, इसमें आपका सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A लगा है, यानी कि आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व लगा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ अंतर है नहीं दोनों डेरिवेशंस में, जिस जो हमने इससे पहले बात करी और जो ये वाली डेरिवेशन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको याद रखनी है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा फिजिक्स का पहला वन शॉट है पहले चैप्टर का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगले संडे को अपने फिजिक्स के सेकंड वन शॉट के साथ में, और इससे भी ज्यादा एनर्जी, इससे भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स उस हम चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे और उस चैप्टर को और ज्यादा बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। इस जो हमने किया है ना, चैप्टर को जो पढ़ा है, इससे भी ज्यादा बढ़िया उस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।